नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। नरेंद्र मोदी ने इंडी गठबंधन में शुमार अरविंद केजरीवाल हों, लालू प्रसाद यादव हों या फिर इस गठबंधन की अगुआ कांग्रेस, सबकी खाल उधेड़ कर रख दी और इनका जो सच है वो सदन के पटल पर लाकर रख दिया। और दरअसल सदन के पटल पर लाने का मतलब हो गया कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में इनके चाल, चरित्र और चेहरे को जनता के सामने दिखा दिया कि ये इनका ढोंग है और सिलसिलेवार तरीके से वो पूरी कहानी निकल कर आई। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल हो या फिर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन सबके पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई है। और सबसे बड़ा प्रहार तो लालू प्रसाद यादव पर हुआ। और आप देखिए कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने, फिर वो चाहे लोकसभा का भाषण रहा हो और चाहे राज्यसभा का भाषण, इन भाषणों में तीन चार चीजें बड़ी स्पष्ट हो गई। पहला, कांग्रेस का आरक्षण विरोधी रवैया ये उजागर हो गया। चूंकि अभी आप देखिए कि इंडी गठबंधन में जो तमाम लोग हैं वो जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं और उसमें कौन कौन शुमार है। आप देखिए, कांग्रेस है जो हमेशा से इस जातीय जनगणना का विरोध करती रही, एक, और दूसरा ओबीसी को उसका हक मिले उसका खिलाफ खड़ी रही। ये तमाम चीजें प्रधानमंत्री ने सदन में अब तथ्यात्मक तौर से सामने रखी। उसमें पंडित नेहरू का वो आप ये कहें कि कोट भी उन्होंने सुनाया। वो दरअसल उस चिट्ठी का हिस्सा है जो मुख्यमंत्रियों को पंडित नेहरू ने लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं दरअसल ये जो आरक्षण वगैरह है ना, इसके पक्ष में नहीं हूं। अब आप देखिए, ये वो कांग्रेस कह रही है जिस कांग्रेस के फिलहाल कर्णधार जो है वो राहुल गांधी बने हुए हैं और कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये कैसे हो गया भाई? एक लंबा शासनकाल रहा, उस शासनकाल में कालेकर साहब की रिपोर्ट आई, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। मोरारजी देसाई की सरकार रही, उसने मंडल कमीशन बनाया, मंडल कमीशन की 1980 में रिपोर्ट आती है, उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। आखिर ये सब क्यों हो रहा था? फिर आप देखिए तो दो प्रयास हुआ। एक नारायण दत्त तिवारी ने किया उत्तर प्रदेश में और दूसरा प्रयास हेमवंती नंदन बहुगुणा ने किया, जिसमें यह हुआ कि नहीं, ओबीसी को कुछ दिया जाए। लेकिन नहीं, कांग्रेस का आला कमान उसके पक्ष में नहीं था। ये तमाम चीजें जो रेखांकित की गई, उससे एक बात तो स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस किस तरीके से, आप कहें कि ओबीसी हो या फिर अगर दलित की आप बात करें तो सीताराम केसरी को किस तरह से हटाया गया, इसके किस्से भरे हुए हैं और ये हर समय आप देखिए कि आते रहते हैं। तो वो भी एक उदाहरण है कि पिछड़ा और दलित के साथ क्या रवैया रहा। ये तमाम चीजें आप देखें कि सदन पर प्रधानमंत्री ने बाकायदे रेखांकित किया और वो यही नहीं रुके, वो एक कदम और आगे गए और उन्होंने कहा कि कांग्रेस दरअसल जो औपनिवेशिक मानसिकता है, उस मानसिकता की जीवांत जो है वो पार्टी। और फिर उस पर आप देखिए, चाहे वो किंग जॉर्ज की मूर्ति हो जिसको बाद में हटाकर वहां सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई गई, या फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो 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 तमाम द्वीप हैं उनका नामकरण हो, या फिर वॉर मेमोरियल हो। और सबसे बड़ी चीज तो आप देखिए कि सेंट्रल विस्टा जिसके खिलाफ अभियान चलाया गया, क्या क्या उस समय राहुल गांधी बताते थे कि प्रधानमंत्री अपना आवास बना रहे हैं 20,000 करोड़ रुपए खर्च करके, यानी भ्रम फैलाया जा रहा था, पूरा टूल किट उतर आया था। और अब सब तस्वीर साफ हो गई है कि दरअसल वो जो गुलामी की निशानियां रहीं उसे मिटाने की कवायद में नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं। जो कर्तव्य पथ है उसका नाम राजपथ था, वो बदला गया, रेसकोर्स रोड लोक कल्याण मार्ग हुआ। ये तमाम चीजें जो हैं
वो प्रधानमंत्री ने रेखांकित करके कांग्रेस के काले इतिहास और राहुल गांधी के अभियान की हवा निकाल दी। और उसमें अगर आप लालू प्रसाद यादव को जोड़ लीजिए, जिनकी पार्टी जातीय जनगणना की हुंकार भर रही है, 10 साल यूपीए की सरकार रही और 5 साल तो ये जो है उसमें मंत्री भी रहे, रेल मंत्री, लेकिन सांस नहीं ली लालू प्रसाद यादव ने कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, और ना ही तब इन्हें पिछड़ों का ख्याल आया। अभी भी आप देखिए तो लालू प्रसाद यादव हो या अखिलेश यादव हो, इनकी पार्टियां जो है वो जात विशेष की नुमाइंदगी करती हैं, इस तरह का आरोप इन पर लगता है। तो सवाल उठता है कि इन्होंने उस वंचित तबके को हिस्सेदारी क्यों नहीं दी, एक बात। और दूसरी बात, जिस गठबंधन की अगुवाई कांग्रेस कर रही है वो क्यों हमेशा से आरक्षण के विरोध में रही। ये बड़ा सवाल है जो दरअसल उठता है प्रधानमंत्री के भाषण से। और जो उनका पहला हिस्सा है, यानी जो लोकसभा का भाषण है, अगर आप उस पर गौर करें तो प्रधानमंत्री सीधे सीधे, नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन लालू प्रसाद यादव पर निशाना था। सजा याफ्ता है वो, जमानत पे बाहर है। प्रधानमंत्री को कोसना होता है तो उनके अंदर ऊर्जा आ जाती है, वो भाषण देने चले जाते हैं, वो सभाएं संबोधित करने चले जाते हैं। लेकिन जब यह होता है कि ये बेल पे कैसे हैं तो बीमार पड़ जाते हैं, व्हील चेयर पर चलते हैं, और नहीं तो आप देखिए बेंगलुरु बैठक में पहुंच जाते हैं, मुंबई बैठक में पहुंच जाते हैं। तो इन लोगों को घेरा और बताया कि किस तरीके का चरित्र है। और जहां तक बात अरविंद केजरीवाल की है, तो पीएम ने उस दिन तो साफ कह दिया था कि जो लूटेगा वो लौटाएगा। और पीएम ने इधर 5 तारीख को कहा और 6 तारीख को जो है ईडी पहुंच गई आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के दरवाजे पर, और फिर पता चला कि यहां तो अलग ही किस्सा चल रहा है। यानी चुनावी फंड के लिए किस तरह से भ्रष्टाचार को प्रश्रय दिया जा रहा है, यह बात निकल कर आई और इसका गंभीर आरोप लगा है। फिर वो चाहे आप देखिए मसला दिल्ली के शराब घोटाले का हो, और फिर चाहे मसला दिल्ली जल बोर्ड में हुए घपले घोटाले का हो, जिसके बाबत 10-12 जगह 6 तारीख को छापेमारी हुई थी। उस छापेमारी में एक ही बात नहीं थी, वो ये कि जो घपला हुआ है उस घपले में जो खर्चा दिखाया गया है, दरअसल खर्च उससे कम हुआ है, और जो बचा पैसा है वो चुनावी चंदे के लिए जुटाया गया। ये आरोप लगा रही है ईडी, और यही आरोप दिल्ली के शराब घोटाले वाले मसले में लगा कि गोवा चुनाव में पैसे खर्च हुए, गुजरात में पैसे खर्च हुए, इस तरह के आरोप लगे हैं। यानी अपनी जो चुनावी महत्वाकांक्षा है एक, और दूसरा जो आप ये कहें कि चुनावी लड़ाई है, उसके लिए भ्रष्टाचार को कमरे में बिठाया जा रहा है ताकि पार्टी के फंड में पैसा आए। ये तमाम चीजें निकली और इस तरह के आरोप लग रहे हैं, और ये गंभीर आरोप है, और अभी आरोप ये खत्म नहीं हो गए। फिर आप देखिए कि जब ईडी ने धरपकड़ शुरू की तब इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने ये किया कि ईडी को ही कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। और अगर आप 7 तारीख की आतिशी मारलेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने तो, और 6 तारीख की भी, तो 6 और 7 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने तो कहा कि नहीं, ये सारा किया धरा जो है ईडी का है, और ईडी से भी ज्यादा जो इनके पॉलिटिकल आका है उनका किया धरा है। तमाम आरोप लगाए, 5-5, 6-6 सम्मन हो चुके अरविंद केजरीवाल को, 5 सम्मन, माफ करिएगा, और वो ईडी के सम्मन पर नहीं गए, ईडी कोर्ट में चली गई। कोर्ट ने 17 फरवरी को बुला रखा है, और अरविंद केजरीवाल की पार्टी कह रही है कि हम कोर्ट में जाकर बताएंगे किस तरह से परेशान किया जा रहा है। असली सवाल तो यह है कि अब आप क्यों जाके बताएंगे, पहले ही कोर्ट पहुंच जाना चाहिए था। अगर यह सम्मन ही गैर कानूनी है तो सबसे पहले कोर्ट की दौड़ लगानी चाहिए थी और एंटीसिपेटरी बेल लेकर आना चाहिए था। लेकिन दरअसल दाल पूरी काली है, और यह अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी भी जानती है कि अगर एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाते
तो मामला गड़बड़ हो जाता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ही यह बात आई कि आम आदमी पार्टी को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया। और जब आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जाएगा तो अरविंद केजरीवाल कैसे बच सकते हैं? वो पार्टी के संयोजक हैं। हां, अब ये अलग बात है कि बलि का बकरा वो कोषाध्यक्ष को बना दे, क्योंकि पार्टी में जो जिम्मेदार पद है उसमें यही दो हैं, तो पार्टी तो जाएगी नहीं, इन्हीं में से कोई जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो जो 2 दिन का भाषण है प्रधानमंत्री का लोकसभा और राज्यसभा में, इन 2 दिनों के भाषणों में दरअसल उन्होंने न सिर्फ 2024 के लिए एक सियासी जमीन तैयार कर दी, बल्कि इन तमाम लोगों की जो मोटी खाल है उसको उधेड़ कर बाहर कर दिया और इनका असली चेहरा, जो आप एक तरह से कहें, जनता के सामने रख दिया। आपकी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।